हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो यहाँ पर हम एनाटॉमी तो पढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ हम यहाँ स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी पार्ट। मतलब यहाँ पर हम पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी भी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं साथ के साथ लेके चलूंगा। तो गाइस वैसे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जैसे कि आप ये मैं आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप यहाँ थंबनेल देख सकते हो। इसके एक कॉर्नर के अंदर जैसे यहाँ मैंने फिजियोलॉजी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक कॉर्नर में फिजियोलॉजी और अनदर कॉर्नर के अंदर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एडुलेशन लिखा हुआ देखने को मिलेगा। वहीं मिडिल के अंदर टाइटल के अंदर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हेडिंग जो रहेगा ना थंबनेल, उसके अपर साइड में बिल्कुल सेम ऐसा ही वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और बीच में जो मेन टाइटल रहेगा, मेन हेडिंग रहेगी, वहां आपको मैं उसके अंदर कौन सा, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी तो इसके न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस रहते हैं, इसकी मैकेनिज्म रहती है, इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से बोले तो रेस्पिरेशन हो गए, एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया, गैसेस डिफ्यूजन हो गए, तो इनके भी तो अलग अलग टाइप से पार्ट्स आएंगे। तो ये सब मैं एक तरीके से इस तरीके से लेके चलूंगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हो फिजियोलॉजी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट रहेगा, और एडुलेशन का यहाँ पे कॉर्नर के अंदर टैग रहेगा। मिडिल के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका मेन टॉपिक, और उसके नीचे उस टॉपिक का मेन पार्ट। इस तरीके से आप इस थंबनेल को समझ सकोगे कि मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ किस चीज की डाल रहा हूँ, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी यार बहुत सारी अभी इसकी हिस्टोलॉजी भी पढ़ानी होगी आगे। जैसे हिस्टोलॉजी का पार्ट आएगा तो इसके भी हिस्टोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा। हर एक चीज यहाँ पे हम साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो गाइस चलते सीधे वीडियो तरफ बिना किसी देरी के। तो वैसे आज की बात हो गई, आज की जो हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी की। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। बॉडी के अंदर अगर किसी भी तरीके की अगर कोई भी फिजियोलॉजिकल अगर एक्टिविटी होती है तो हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। वो हो सकती है जैसे वो न्यूरोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हो, या वो कीमो रिसेप्टर्स रिक्वायरमेंट्स हो, मतलब केमिकल से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कोई डिफेंस मैकेनिज्म साथ के साथ चल रहा हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी मेंटेनेंस से, या फिर मेटाबॉलिज्म मेंटेनेंस के कारण, किसी भी चीज के रेगुलेशन के कारण, तो इन सब के कारण यहाँ पे फिजियोलॉजी सिस्टम से चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, तो आप यहाँ पे डाल लीजिए, मतलब डाल मत लीजिए, मतलब रिक्वायरमेंट्स लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, हम डालेंगे सबसे पहले अपनी हेडिंग क्या, रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए रिक्वायरमेंट्स के अंदर यहाँ पे क्या क्या आएगा, रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आएगा वेंटिलेशन बाय लंग्स, साथ के साथ लिखते हैं क्योंकि अदरवाइज ये। और वैसे ये वीडियो क्या बड़ा बनेगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको यहाँ पे मैं सब कुछ एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, उसको प्लीज अवॉइड कीजिएगा। वेंटिलेशन बाय लंग्स, ठीक है, ये इसका पहले रिक्वायरमेंट रहेगी कि वही जो लंग्स के थ्रू उसको क्या है कि जो है एयर को क्या वेंटिलेट किया जाए। द सेकेंड वन, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं, यहाँ पे रेस्पिरेशन की नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। द थर्ड वन इज गैसेज एक्सचेंज अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, गैसेज चेंजेज across alveolar membrane। तो गाइस जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ना, आपको भी उसी तरीके से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। डिफ्यूजन्स, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स लो, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लॉज आएंगे जिसके बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे, और उन लॉज के बारे में डिटेल्स में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, TRANS, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड। एंड द नेक्स्ट वन इज हीमोग्लोबिन। इसकी रिक्वायरमेंट भी हीमोग्लोबिन रहेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो है जो इन सब गैसेस को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हमारा इंस्पायरेशन किस पे डिपेंड करेगा, हीमोग्लोबिन की, या फिर मतलब बोले तो नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन पर, क्योंकि जितने भी ऑक्सीजन रहेंगे वहीं पे तो बने रहेंगे, और उसी हिसाब से हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम वर्क करेगा,
ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी अपटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, तो वो मेरे हिसाब से लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, नाउ इसकी हम बात करेंगे किस चीज के बारे में। मैंने आपसे कहा था ना कि जिस तरीके से मैं लिखूं आपको वैसे ही लिखना है। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे इसके किसकी, न्यूरल सिस्टम की। देखिए यहाँ पे इसको पूरा कोऑर्डिनेट, एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, वो कैसे वर्क करता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ लिखना है CNS। यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, CNS। अब देखिए यहाँ पे CNS किस तरीके से वर्क करेगा। देखिए CNS यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले मान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन की मतलब हमको अगर मान लीजिए इंस्पायरेशन करना है तो वो क्या क्या चेंजेस करेगा। CNS किस पे इफेक्ट करेगा, सबसे पहले इफेक्ट करेगा ब्रीथिंग रेट पे, ब्रीथिंग रेट के ऊपर। एंड द सेकेंड वन किसके ऊपर, मतलब क्या CNS किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, DEPTH, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। थर्ड वन इज वेंटिलेशन, थर्ड वन इज वेंटिलेशन। फोर्थ वन इज ब्रीथिंग रेट, breathing rate, and the fifth one is frequency of cardiac activity। ये इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। एंड द लास्ट वन इज सॉरी लास्ट वन नहीं है, ये है सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखिए इसके बाद में एक और आएगा, हमारा एक और पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, वो है नंबर्स ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये हो गया इसके क्या, CNS किस के ऊपर इफेक्ट करेगा। अब देखिए यहां से मैसेज आएगा किसके पास, या फिर इनके पास किसके थ्रू इफेक्ट्स आएंगे, O2 CO2 के इफेक्ट्स इनके थ्रू आएंगे। भाई ऑक्सीजन कम है ब्लड में कि ज्यादा है, कितनी ऑक्सीजन से वहां पे क्या कर रही है, एक्सचेंज हो रही है, तो इन सब के थ्रू यहाँ पे क्या आएंगे, जैसे कि CNS इस पे इफेक्ट डाल रहा है ना, तो इन सब की इफेक्ट्स किसके थ्रू चेक किए जाएंगे, ये O2 एंड CO2 के थ्रू। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे बढ़ेगा, मतलब अब देखिए अगर ब्लड में अगर O2 कम हो गया है या CO2 अगर बढ़ गया है, मतलब बात एक ही हो गई, या फिर CO2 कम हो गया O2 बढ़ गया है, तो वो कहां तक जाएगा, वो जाएगा सीधा का सीधा कीमो रिसेप्टर्स के पास में। कहां जाएगा, ये यहां पे जाएगा किसके पास में, कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स के पास में जाएगा। अब देखिए जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में देखिए वर्क क्या करते हैं, कीमो रिसेप्टर्स एक्चुअल में वर्क क्या करते हैं, ये करते हैं नोट करते हैं किसको, चेंजेस इन O2 CO2 एंड pH। ठीक है, यहाँ पे ये इन सब चीजों क्या करेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद में ये जो कीमो रिसेप्टर्स किसको मैसेज करेगा, ये मैसेज करेगा डायरेक्टली CNS को। और यहाँ पे जो O2 एंड CO2 के जो लेवल्स हैं वो भी क्या करेंगे, जो फीडबैक वो भेजेंगे, फीडबैक मैसेज भेजेंगे। फीडबैक कैसे भेजेंगे, ये जब हम हमारा हार्मोन का पार्ट आएगा, या फिर बोले तो बायोकेमिस्ट्री में जब हार्मोन्स हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे। तो फीडबैक, क्योंकि फीडबैक का अपना एक अलग ही मैकेनिज्म चलता है। तो जैसे फीडबैक रेगुलेशन चलते हैं, तो फीडबैक रेगुलेशन में फीडबैक इनहिबिशन होता है, फीडबैक इन क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टर्स की तरह वर्क करते हैं। तो ये इनके अलग अलग पार्ट बनते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स कंट्रोल सिस्टम। किस बारे में बात करेंगे हम, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। कंट्रोल सिस्टम, तो देखिए कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। कंट्रोल सिस्टम कौन कौन से, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी। तो हम यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी और इसके इफेक्टर्स। तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करेंगे किसके, इनवॉलंटरी कंट्रोल, जो कि कैसा होता है, ये होता है ऑटोमेटिक।
तो देखिए इसके अंदर आपको देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा इसके सेंटर कौन सा होता है। देखिए हम इसके अगर सेंटर्स की बात करते हैं ना, देखिए तो इसके सेंटर्स में कौन आता है, इसके सेंटर के अंदर आता है इसका न्यूरल नेटवर्क इन ब्रेन स्टेम, न्यूरल नेटवर्क इन ब्रेन स्टेम, ठीक है। और यहां पे एक इसके जो सेंसर्स होते हैं, इसके सेंसर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें कौन कौन से सेंसर्स पाए जाते हैं। भाई जो इनवॉलंटरी कंट्रोल है वो भी तो किसी के थ्रू इसका क्या करेगा, इसको भी तो पता चलेगा ना कि कौन सी चीज कहाँ पे क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही है, तो किस किस चीज के थ्रू पता चलेगी। और यहाँ पे इसके सेंसर्स कौन 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 से हैं, यहाँ पे आ गया इसका कीमो सेंसर्स, कीमो सेंसर्स। कीमो सेंसर वो था जो यहाँ पे हमने कीमो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। ये इसको क्या कर रहा था, डायरेक्टली क्या भेज रहा था इसको, मैकेनिज्म मतलब इसको मैसेज कर रहा था ना भाई कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू इसके पास से क्या जा रहे थे कि भाई इसको कंट्रोल किस तरीके से कर रहा था, सीएनएस के थ्रू, रेगुलेशंस जिसके थ्रू जा रहे थे। वो फिलहाल वो वर्ड जो है वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम्स में आ चुका था। नाउ इसके हम बात करेंगे सर सेंसर्स और किस किस के थ्रू इसके काउंट्स होते हैं। लंग्स, ठीक है, लंग्स हो गए, और आ गया कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियोवेस्कुलर इसके सेंसर्स है ये सारे सारे। कार्डियोवेस्कुलर के अलावा स्केलेटल मसल्स हो गई, स्केलेटल मसल्स रह गई, है ना। टेंडन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, टेंडन ऑफ, ये इसमें नहीं है, रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स स्टेजेस ऑफ ब्रीथ, स्टेजेस ऑफ BREATH। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम इसके सिर्फ जनरल थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हम इसके बारे में बात करेंगे कब, इसके डेंस में जब हम धीरे धीरे जाएंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे ना एक्सटर्नल। देखिए यहाँ पर स्टेजेस ऑफ ब्रीथिंग क्या है, सी यहाँ पे स्टेजेस ऑफ, सबसे पहले स्टेजेस में क्या आएगा, एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा, फिर इसमें क्या होगा, फिर इसमें जो सेकंड नंबर पे क्या होगा इसका, गैसेस डिफ्यूजन, गैसेस डिफ्यूजन इन लंग्स, डन। यहां पे गैसेस डिफ्यूजन होंगे। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड नंबर पे क्या होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के अंदर, क्या ट्रांसपोर्ट होगा, गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। एंड यहां पे और इसके कौन कौन से स्टेजेस रहेंगे, सी फोर्थ नंबर पे कौन सा स्टेज आएगा, डिफ्यूजन गैसेस इन द टिश्यू। अब वहां पे भी तो जाएंगे ना, वहां पे भी डिफ्यूजन होंगे, डिफ्यूजन गैसेस इन टिश्यू। एंड देन फिफ्थ वन, फिर उसके बाद में क्या होगा, इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन। ये काम करेगा इसके टोटल स्टेजेस के थ्रू कि कौन से इसके स्टेजेस बनेंगे। नाउ सी, अब यहां पर हम बात करेंगे इसके, देखिए हमने यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम्स की, हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, इसके सेंटर्स एंड सेंसर्स की बात की थी। यहाँ पे इसका एक और, हमने यहाँ पे एक और इसका पार्ट भूल गए। यहाँ पे इसका एक और सिस्टम बनता है, कौन सा, वॉलंटरी कंट्रोल बनता है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल के अंदर, यहाँ पे वो पार्ट इसी का था, सेंसर्स के बाद में आने वाला था, बट यहाँ पर हम क्या इसको लिखना भूल गए, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं इसको। देखिए इसके हम इफेक्टर्स की बात करते हैं, इफेक्टर्स ऑफ
रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे कौन इफेक्ट होगा या फिर किस कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? यहाँ पर रहेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स। अब देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, एक्चुअल के अंदर यहाँ पर हम आपको और बताएंगे किसके बारे के अंदर किसके बारे में, रेस्पिरेटरी मसल्स के टोटल मसल्स के बारे में भी यहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स में देखो कौन कौन से टाइप के हमारे रेस्पिरेशन होते हैं, कौन कौन से इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन हो गया इसका इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में देखिए सबसे पहले हम इंस्पायरेशन की बात कर लेते हैं। तो इंस्पायरेशन में कौन कौन सी मसल्स आती है? सबसे पहले आएगी डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो एक्चुअल में किस में वर्क करता है? वो करता है किसके लिए वर्क करता है? वो करता है इंस्पायरेशन के लिए। इंस्पायरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है? डायफ्राम। द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में आपके पास वीडियो पहुंच चुकी होगी, तो आप जाइए वहां पे आप देख लीजिए मसल्स के बारे में। नेक मसल्स, नेक के थ्रू वहां पे कुछ उसकी असेसरी मसल्स आती है, तो वो असेसरी मसल्स इसमें हेल्प करती है। असेसरी मसल्स ऑफ नेक एंड पेक्टोरल मसल, पेक्टोरल मसल्स। ठीक है, नाउ हम इसकी एक्सपायरेशन की बात करते हैं। एक्सपायरेशन में कौन कौन सी मसल्स आती है? एक्सपायरेशन में कौन कौन सी मसल्स आती है? एक्सपायरेशन मसल्स आएगी जैसे कि आएगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और कौन सी आएगी? रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। अब देखिए एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स ये कब काम आएगी? एट या फिर बोलो एट या फिर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो ये हो गया इसका एक पार्ट और कंप्लीट, जहां पे हमने बात की इसकी फैक्टर्स के बारे में। अभी यहाँ पर हमारा जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है फिलहाल। अभी यहाँ पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप बस इसको इस तरीके से इसके पेज के अनदर साइड में आप यहाँ पे देखिए नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर भी कुछ और चीजों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये यार वीडियो मतलब थोड़ी सी बड़ी बनेगी डेफिनेटली, बट यहाँ पे इस छोटी छोटी चीजों को भी मैं हर एक 10 पार्टों के अंदर बनाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है? सी रेस्पिरेटरी सिस्टम इंग्रेडिएंट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री होती है वैसे तो, बट यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या क्या चीजें यूज में ली जाती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे होगा एयरवेज। एयरवेज, तो एयरवेज के अंदर देखिए एयरवेज में क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नेजल कैविटी। तो इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेजल कैविटी। द सेकेंड वन इज फेरिंग्स। थर्ड में कौन आएगा, यहाँ पे आएगा लेरिंग्स। फोर्थ वन इज ट्रैकिया। फिफ्थ वन इज ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री। तो यहाँ पे इसके टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे एयरवेज के? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एंड यहाँ पे द सेकंड वन इज, जो सेकंड इंग्रेडिएंट रहेगा कौन सा रहेगा, वो रहेगा इसकी रेस्पिरेटरी डिवीजन।
रेस्पिरेटरी डिवीजन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिवीजन के अंदर यहां पे क्या रहेगा, यहां पर आएगा एकाइनस। आप इसको एकाइनस बोल सकते हैं और इसको एकाइनस ही बोलते हैं। अब एकाइनस में क्या क्या आता है, देखिए एकाइनस ये एक तरीके से नेमोनिक्स आप इसको समझ सकते हैं, बट यहां पर अगर क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ये बुक्स में दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चंस पे अगर एकाइनस लिखा हुआ है तो आपको वहां पे भी क्या करना है, टिक करना है। तो देखिए एकाइनस का मतलब क्या होता है, एकाइनस का मतलब यहाँ पे आएगा सबसे पहली बात कौन सा यहाँ पर इसमें हेल्प करेगा, मतलब इसको कौन कौन से डिविजन्स में पार्ट, कौन कौन से डिविजन्स में इसको बांटती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। RES ये RESPIRATORY रेस्पिरेटरी bronchioles. The second one is alveolar duct, alveolar ducts, and the third one is air sacs. ठीक है, ये यहाँ पर इन तीनों को इस एकाइनस के अंदर काउंट किया जाता है, या एकाइनस इन तीनों को मिलाकर क्या हो जाता है, बोला जाता है। इन तीनों के थ्रू जो चीज बनेगी, या इन तीनों के थ्रू जो एक पार्ट बनेगा, वो उसको बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, एकाइनस। And now we will talk about its site of gas exchange. Sites of gas exchanges. तो देखिए यहां पर क्या, यहां पर 2 साइट्स आती है, कौन कौन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है एल्वियोलाई, एंड द सेकेंड वन इज एल्वियोलर सेप्टा। अब देखिए एल्वियोलर सेप्टा को एक्चुअल में बोला क्या जाता है, एल्वियोलर सेप्टा को बोला जाता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी जोन। क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी जोन। अब देखिए जो रेस्पिरेटरी जोन है, और इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्सो लंग्स पेरेन्काइमा इज प्रेजेंटेड हेयर। लंग्स पेरेन्काइमा इसको बोला जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब पेरेन्काइमेटिक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर एक एक बैरियर पाया जाता है। बैरियर कौन सा होता है, ब्लड गैस बैरियर। देखिए जो ब्लड गैस बैरियर होता है, एक्चुअल में वो क्या होता है, उसके ऊपर मतलब उसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज या फिर ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी कैपिलरी एल्वियोलर मेम्ब्रेन। पल्मोनरी कैपिलरी एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो देखिए यहां पे होगा। अब देखिए इसकी हम साइज की बात करते हैं, तो एक्चुअल में ये क्या होता है, ये जो जितनी भी ये लेयर होती है, ये ब्लड गैस बैरियर की अगर हम बात करें, तो इसकी अगर साइज की बात करें तो ये कैसी होती है, ये बहुत थिन होती है, वेरी थिन, जो कि क्या करती है एक्चुअल में, कहां मतलब कितनी साइज की होती है, लेस देन 0.5 मिलीमीटर। एंड सरफेस एरिया, जिसको बात करें इसके सरफेस एरिया की, तो ये कितना होता है, सरफेस एरिया 50 to 100 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, ये हो गए इसका सरफेस एरिया। और इन्हीं के कारण ये बहुत ज्यादा पतली होती है, जिसके कारण इसको आइडियल माना जाता है, किसके लिए, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज के लिए। और देखिए यहाँ पे ये कंसिस्ट करती है, कंसिस्ट ऑफ मतलब यहाँ पे किस किस चीज से ये बनती है, ब्लड गैस वेरिएंट कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम। ये इन सब मेम्ब्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। एल्वियोलर एपिथेलियम, एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटरस्टिटियम and the third one is capillary endothelium.
कैपिलरी एंडोथीलियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एल्वेलर एपिथेलियम में एल्वेलर मेम्ब्रेन आ गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियम के अंदर पल्मोनरी आ गई और कैपिलरी के अंदर कैपिलरी एपिथेलियम आ गई। तो ये इसकी तीनों सेल्स होती है। वैसे ये पार्ट था किसका, इसका हिस्टोलॉजी का पार्ट था, बट यहाँ पे मैंने आपको नोट करवा दिया है। एंड द सेकेंड वन इज सेल टाइप्स। देखिए इसके अंदर सेल टाइप्स कौन कौन से होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने टाइप्स के सेल होते हैं, वैसे मेनली यहाँ पे 3 टाइप्स के सेल होते हैं। फर्स्ट वन इज टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल वैसे हिस्टोलॉजी का पार्ट है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दूं। और द थर्ड वन इज एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर मैं जिसके बारे में बताऊंगा वो है गैसेज लॉ। देखिए ये यहाँ पे मैं इसके सिर्फ नाम्स बताऊंगा आपको, ताकि आपको नाम से लर्न हो जाए। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। तो देखिए गैसेज लॉ की अगर अपन बात करेंगे तो गैसेज लॉ में कौन कौन से आते हैं, डाल्टन्स लॉ आता है, हेनरी लॉ आता है, फिक्स लॉ आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इट्स डाल्टन्स लॉ। देखिए यहां पर आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इनके नाम्स और फॉर्मूला लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ फिलहाल यहाँ पे वही नोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप लिख लीजिए कि पार्शियल प्रेशर इसके हिसाब से क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू फ्रिक्शनल कंसंट्रेशन। फ्रिक्शनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पे जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, O2 इन एटमॉस्फेयर। यहां पे डाल्टन्स लॉ इस वाली बात का यहां पे क्या करेगा, बारे में बताएगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है। नाउ विल टॉक अबाउट इट्स हेनरी लॉ। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हेनरी लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको भी यहाँ पे सिर्फ इसका एक फॉर्मूला लिखना है, छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है। हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या आता है एक्चुअल में क्या आता है, गैस, हाँ यस, कंसंट्रेशन ऑफ गैस। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ गैस है इज इक्वल टू ये क्या आ गया, ये आ गया कोएफिशिएंट Ks और ये आ गया Px। ये क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि फिलहाल वीडियोस वैसे ही बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। और यहाँ पे ये बात करेंगे हम फिक्स लॉ के बारे में। तो फिक्स लॉ के बारे में यहाँ पे क्या, फिक्स लॉ के बारे में देखिए आपको फटाफट बता देता हूँ। वी गैस यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पे आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पे आ गया Yx, और dx को यहाँ पे क्या बोलेंगे, dx को यहाँ पे बोला जाएगा क्या, डिफ्यूजन कांस्टेंट इनटू P1 माइनस P2। तो यहाँ पे P1 P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज आइदर साइड ऑफ बैरियर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज आइदर साइड ऑफ बैरियर। तो ये हो गए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में होगी। यहाँ पर मैंने इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था। तो आपको अगर ये चाहिए, अगर आपको नोट चाहिए तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, और फेसबुक पेज पे भी आप मेरे को वहां पे जाके जो फेसबुक पेज उसको भी लाइक कर सकते हो। वहां पे मैं दोनों जगह पर इसको क्या अपलोड कर दिया करता हूं। और साथ ही साथ आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको डायरेक्टली ये नोट्स मिल जाएंगे और वहां से आप इनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो पे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, जहां हम बात करेंगे कुछ मतलब जो आपके टॉपिक्स हैं उसको फिर से शॉर्ट करके आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। तो मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।